कहते हैं जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है वो हर दर्द से पार निकल जाता है। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट्स टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये किताब लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस ने, जिन्होंने जापान में ओकिनावा के उन लोगों से बात की जो 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि आखिर ओकिनावा के लोग इतने लंबे समय तक कैसे जीते हैं और हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी ओकिनावा के लोगों जैसी लंबी बना सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें लंबी ज़िंदगी का राज बनती हैं, कैसे हर काम में एक फ़्लो ढूंढा जा सकता है, कैसे खाना, दोस्ती, रूटीन और सोच ज़िंदगी बदल सकते हैं, और कैसे हम अपना इकिगाई यानी ज़िंदगी की असली वजह ढूंढ सकते हैं। ये एपिसोड एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं, ये एक जिंदा फिलोसॉफिकल सफ़र है। तो चलिए शुरू करते हैं इकिगाई की तलाश और अपने होने की असली वजह ढूंढने का। अध्याय 1 ही है इकिगाई। इकिगाई यानी ज़िंदगी को वजह देना। आपने बुजुर्ग लोग को देखा हुआ जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक होती है जिसे देखकर लगता है ये इंसान सिर्फ जिंदा नहीं है, जी रहा है। ऐसे ही लोग होते हैं इकिगाई वाले लोग। जापान के छोटे से आइलैंड ओकिनावा में दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग रहते हैं, पर उनका राज सिर्फ अच्छा खाना या साफ हवा नहीं है, उनका असली राज है इकिगाई। सिंपल शब्दों में इकिगाई का मतलब है वो वजह जो आपको हर सुबह उठाने पर मजबूर करे, जो आपके दिल को ये फील कराए कि हाँ, आज भी कुछ करना है। जिंदगी जब एक ही जैसी दिनों का सिलसिला बन जाए, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और सोना, तब अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या बस इतना ही है? और यहीं शुरू होता है इकिगाई की तलाश। जापान के लोग कहते हैं कभी रिटायर मत हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी काम से जुड़े हो तब तक आप जीवित हो। उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, जीवन से जुड़े रहने का एक रास्ता है। ओकिनावा के लोग 90 साल के होकर भी खेती करते हैं, सिलाई करते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। उनके लिए बुढ़ापा थकावट का नहीं, सुख और संतोष का समय है। लेकिन सिर्फ ज़िंदगी को एक वजह दे देना और इकिगाई से काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी में साथ चाहिए। और यहीं पर आता है ओकिनावा का दूसरा राज, मोआई। मोआई यानी ज़िंदगी भर का साथी। सोचिए एक ऐसी दोस्ती जो सिर्फ बर्थडे विश तक सीमित ना हो, बल्कि जब आप बीमार हों, परेशान हो और तन्हा हो तो कोई हो जो बिना कहे आपके दरवाजे पर खड़ा हो। मोआई ऐसे ही दोस्तों का ग्रुप होता है। लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे पैसा हो, समय हो या सिर्फ एक मुस्कान हो। ये रिश्ता सिर्फ दिल नहीं, ज़िंदगी को भी लंबा कर देता है। अब जब साथ मिल जाए और मन लग जाए तो सिर्फ दिल ही नहीं, पेट भी संभालना पड़ता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जापान में एक कहावत है, हरा हच्चिबू, यानी मतलब जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। पहले ये अजीब लगा, लेकिन सोचिए हम अक्सर तब तक खाना खाते हैं जब तक पेट भर ना जाए। और फिर आता है थकान, सुस्ती और बेचैनी। ओकिनावा के लोग खाना छोटी छोटी थालियों में लेते हैं, धीरे खाते हैं और हर एक बाइट का टेस्ट लेते हैं। उनका रूल है ज़्यादा नहीं, सही खाना। और यही उनके हेल्थी बॉडी और शार्प माइंड का राज है। पर सब कुछ होने के बाद भी अगर मन की शांति चली जाए तो सब बेकार हो जाता है। तो अगली बात जो शायद सबसे ज़रूरी है, तनाव से मुक्ति। तो अब समझते हैं वहाँ के लोग तनाव से कैसे डील करते हैं। आजकल हम सब भाग रहे हैं, किस तरफ शायद हमें भी नहीं पता। ओकिनावा के लोग जल्दी उठते हैं, गार्डनिंग करते हैं, गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उनका जीवन में रस नहीं है बल्कि रिदम है। वो हर काम को पूरे मन से करते हैं, जैसे ज़िंदगी के हर पल का एक प्रेयर हो। इसी माइंडफुलनेस की वजह से उनका दिमाग भी शांत रहता है और शरीर भी। और अंत में इकिगाई कोई बुकिश कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जीने का नज़रिया है। अगर आपका जीवन में कोई छोटी सी वजह भी हो, जैसे किसी को खुश देखना, कुछ नया बनाना या किसी का सहारा बनना, तो समझ लीजिए आप जिंदा हैं, सच में जिंदा। तो कल जब आप उठें तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस वजह से जी रहा हूँ? अगर उसका जवाब मिल जाए तो इकिगाई भी मिल गया। और अब आगे अध्याय 2 है, एंटी एगिंग सीक्रेट्स, यानी लंबी उम्र के छोटे छोटे राज।
इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम रोज़ की ज़िंदगी में अपनाएं तो न सिर्फ लंबी उम्र पा सकते हैं बल्कि हर उम्र में जवां महसूस कर सकते हैं। क्या बुढ़ापा एक सच है या बस एक मान्यता? क्या सच में उम्र बढ़ने से हम कमज़ोर हो जाते हैं या हम खुद को कमज़ोर मानने लगते हैं? जापान के कुछ लोग इस सवाल का जवाब जी कर देते हैं। उनकी उम्र बढ़ते हैं पर उनका जज्बा नहीं। उनके सीक्रेट्स कुछ सिंपल और छोटी छोटी आदतें जो हर दिन के जीने का तरीका बदल देती हैं। तो लंबी उम्र का सबसे पहला राज है दिमाग को बिजी रखो, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। आपने सुना होगा अ हेल्थी माइंड लाइव्स इन अ हेल्थी बॉडी, लेकिन ये भी सच है कि एक एक्टिव माइंड बॉडी को जवान रखता है। आजकल हम हर काम मशीन से करते हैं। गूगल बता देता है, रिमाइंडर याद दिला देता है, कैलकुलेटर हिसाब लगा देता है, पर हमारा दिमाग वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगा है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग हर कुछ दिन नया सीखते हैं, गेम खेलते हैं, बातें करते हैं, लिखते हैं या सिर्फ किसी नए टॉपिक पर सोच लेते हैं। उनका मानना है दिमाग को जितना काम दोगे वो उतना ही ज़्यादा चमकेगा। और जब दिमाग को काम मिले तो भी एक और छुपी हुई दुश्मन से सावधान रहना ज़रूरी है, वो है स्ट्रेस। वही स्ट्रेस जो चेहरे से मुस्कान और शरीर से ताकत चुरा लेता है। तो अब यहीं पर ज़िंदगी का दूसरा राज आता है, तनाव कम करो, ज़िंदगी बढ़ जाएगी। आज हम खुद को हर वक्त किसी रेस में महसूस करते हैं। फ़ोन की आवाज़ भी कभी कभी अलार्म लगती है, मीटिंग, डेडलाइन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन ओकिनावा के लोग हंसते हैं, वक्त लेते हैं, हर काम को शांति से करते हैं। साइंस भी मानता है लंबे समय तक स्ट्रेस रहना शरीर से सेल को जल्दी बूढ़ा बना देता है। पर इसका सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, थोड़ा स्लो होना, थोड़ा खुद को ऑब्जर्व करना और थोड़ा माइंडफुल होना। जैसे 5 मिनट चुप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना या बिना फ़ोन के चाय के कप को एंजॉय करना। ये छोटी छोटी चीज़ें बॉडी को सिग्नल देती हैं कि सब कुछ ठीक है। और जब माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाए तब सबसे सिंपल और अनरेटेड फार्मूला पर चलते हैं, हलचल। तो यहीं पर से तीसरा राज शुरू होता है, जो है हिलाओ अपना शरीर पर ज़ोर से नहीं। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, ना ट्रेडमिल ना डंबल। वो रोज बस थोड़ा चलते हैं, गार्डनिंग करते हैं या अपना हाथ पैर हिलाते रहते हैं। उनका रूल सिंपल है, ज़्यादा बैठना कम जीना। रोज अपने हाथ पैर हिलाते रहना। उनका सिंपल रूल है, ज़्यादा बैठना कम जीना। ज़्यादा देर तक बैठना जैसे टीवी के सामने, ऑफिस के चेयर पर या मोबाइल लेकर बेड पर, ये सब शरीर के अंदर के सिस्टम को स्लो कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 20 मिनट की वॉक जादू जैसा काम करता है। और हाँ, बचपन से ही ये आदत डालना ज़रूरी है, क्योंकि आदत बन जाए तो हमें उसमें एफर्ट नहीं लगता। और जब शरीर का ध्यान इतना रखा जाए तो एक और चीज़ छुप कर मदद करती है, वो है नींद। तो यहीं पर हमारा आगे चौथा राज है, वो है अच्छी नींद, चमकती त्वचा और तेज दिमाग। मॉडल लोग फैशन शो से पहले 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं, क्योंकि नींद के दौरान बॉडी रिपेयर करती है, स्किन टाइट और फ्रेश होता है और दिमाग रिलैक्स हो जाता है। नींद के टाइम एक हार्मोन बनता है, मेलेटोनिन। ये हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एगिंग स्लो करता है और मूड भी इम्प्रूव करता है। तो अगर आप जवान रहना चाहते हैं, टीवी थोड़ी देर में बंद करना सीखिए और नींद को इज्जत कीजिए। जापान के गांव में एक 100 साल की औरत ने एक कविता सुनाई थी, हर सीज़न को प्यार करो, हर दिन कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ और छोटी सी वॉक पे जाओ, ज़िंदगी की सफ़र में हमेशा मुस्कुराना सीखो। तो आखिर में बुढ़ापा कोई रोग नहीं है, ये एक अवस्था है जिसमें अगर हम छोटी छोटी अच्छी आदतें बना लें तो हर दिन एक नए जीवन जैसा लगता है। तो इस चैप्टर का संदेश सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी लंबी तब होती है जब हम हर दिन को हल्का, मुस्कुराता और प्यार भरा बना लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, यानी ज़िंदगी का मतलब समझना। लोगोथेरेपी एक थेरेपी है जो बताती है ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, किसी कारण से जीने के लिए होती है, और इकिगाई वही कारण है। इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि कैसे हम अपने जीने का असली मकसद ढूंढ सकते हैं और कैसे वही मकसद हमें ज़िंदा रखता है मुसीबत में भी। कभी कभी ज़िंदगी थकान लगती है, हर दिन एक जैसा लगता है, जैसे कोई मशीन हो गए हों जो बस चल रहे हैं बिना मतलब, बिना जज्बात। उस वक्त एक छोटी सी आवाज़ अंदर से आती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं बस सर्वाइव कर रहा हूँ या एक्चुअली मैं जी रहा हूँ?
यही सवाल विक्टर फ्रैंकल ने भी अपने आप से पूछा था। विक्टर फ्रैंकल जो द मैन सर्च ऑफ मीनिंग बुक के ऑथर हैं और ऑश्विट्ज़ जैसे कंसंट्रेशन कैंप को भी झेल चुके हैं, और फिर भी वो कह गए, अगर किसी के पास जीने की वजह हो तो वो किसी भी दर्द को झेल सकता है। और उन्होंने ही ये थेरेपी बनाई, लोगोथेरेपी। ये बस एक थेरेपी नहीं है, ज़िंदगी का रास्ता है। लोगोथेरेपी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी तभी बेहतर होती है जब आपको पता हो आप क्यों जी रहे हैं। फ्रैंकल कहते हैं, अक्सर लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में डायरेक्शन ही नहीं होता। और जब कोई इंसान उस मतलब को ढूंढ लेता है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए हो, किसी सपने के लिए या किसी रिश्ते के लिए, तो ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। यानी दर्द कम नहीं होता, पर उस दर्द के पीछे एक रीज़न मिल जाता है, और तब दर्द एक मिशन बन जाता है। जैसे एक माँ जिसका बेटा गुजर गया था और दूसरा बेटा शारीरिक रूप से असमर्थ था। वो जीना छोड़ चुकी थी, पर जब उसने सोचा अगर मैं मर गई तो मेरे दूसरे बेटे का क्या होगा, बस वही पल था, उसने जीवन के लिए फिर से हाँ कहा। और एक डॉक्टर अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चला गया। फ्रैंकल ने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम पहले मर जाते तो तुम्हारी पत्नी को ये दर्द झेलना पड़ता, तुमने उसे बचा लिया। डॉक्टर चुप हो गया, आंसू भरी आंखों से उसने कहा, मुझे जीना है उसके लिए। यही होती है ज़िंदगी की असली थेरेपी, किसी के लिए, कुछ के लिए जीना। और जब हम लोगोथेरेपी से जापान कल्चर को देखते हैं तो हमें मिलता है इकिगाई। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, ज़िंदगी का मतलब हम बनाते नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। और इकिगाई वही छुपी हुई चीज़ है जो हर चीज़ के अंदर छुपी होती है। चाहे आप एक आर्टिस्ट हों, टीचर, कुक या एक गार्डनर, आपका इकिगाई हो सकता है किसी एक इंसान की हेल्प करना या हर दिन एक अच्छी चाय बनाना। पॉइंट ये है कि जब आपको अपने होने का मतलब मिलता है तो जीना आसान नहीं, गहरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, पर लोग ये सब क्यों नहीं ढूंढ पाते? फ्रैंकल ने एक टर्म दिया है संडे न्यूरोसिस का, मतलब जब वीकेंड पर काम नहीं होता और हमें एकदम से समय मिलता है सोचने का, तो हमारे अंदर खाली खाली लगता है, क्योंकि हम रोज़ बिजी रहते हैं, सोचते ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो फिर से सवाल है कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढे? फ्रैंकल ने कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे पहले ये समझो, अगर आप दुखी हो तो शायद आपका जीवन डायरेक्शन के बिना है। अपने आप से पूछो, मुझे जीवन की वजह क्या है? जब जवाब मिले तो उसे काम, अपने दिन और अपने रिश्तों में लाएं। और चाहे वो दर्द आए, रुकावट हो, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक वजह है। और आखिर में इकिगाई कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, वो छोटी सी चिंगारी होती है जो आपके अंदर एक रोशनी बनकर जलती है। और जब तक वो रोशनी जिंदा है, ज़िंदगी सिर्फ चलती नहीं, ज़िंदगी जी जाती है। तो अब जब आप किसी मुश्किल दिन से गुजरे या किसी सवाल ने आपको अंदर से हिला दिया, तो सिर्फ एक बात याद रखना, तुम हो तो किसी वजह से हो, और वो वजह इकिगाई के अंदर छिपा है। और आगे अध्याय 4 है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। हर काम में एक लय ढूंढो। फ्लो का मतलब है एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि वक्त का पता ही नहीं चलता। न थकान होती है, न टेंशन, सिर्फ एक सुकून भरी रागनी चलती है अंदर, जिसे हम कहते हैं फ्लो। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे हम रोज़ के कामों में, चाहे वो काम हो या छुट्टी, उसमें फ्लो ढूंढ सकते हैं जो ज़िंदगी को डीप और मीनिंगफुल बना देता है। ज़िंदगी में हर कोई सुकून चाहता है, लेकिन सुकून सिर्फ रेस्ट से नहीं आता। कभी कभी सुकून मिलता है काम में खो जाने से। वो लम्हा याद है जब आप किसी काम में इतने घुस गए थे, शायद कोई पेंटिंग, कोडिंग, लिखना या म्यूज़िक, ना भूख लगी, ना प्यास, ना वक्त का पता चला, बस आप और आपका काम दोनों एक हो गए थे। यही होता है फ्लो। साइकोलॉजिस्ट महेली चिक्सिन-मिहाइल, नाम थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने बताया था, फ्लो एक ऐसी स्टेट है जहां आपका स्किल और चैलेंज एक परफेक्ट बैलेंस में होता है। अगर काम बहुत आसान है तो बोर हो जाते हैं, अगर बहुत मुश्किल है तो एनेक्सियस फील करते हैं, लेकिन जब काम थोड़ा चैलेंजिंग हो और आप कैपेबल भी हों, तो आप एक अलग ही रिदम में चले जाते हैं, जहां मन, बॉडी और समय सब कुछ गायब हो जाता है। और ओकिनावा के लोग ये फ्लो बड़े कामों में नहीं, रोज़ के छोटे छोटे कामों में भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ के लोग गार्डनिंग करते हुए भी फ्लो में होते हैं, कपड़े धोते हुए भी, सिलाई करते हुए भी और एक कप चाय बनाते हुए भी।
क्योंकि उनका फोकस होता है जो काम कर रहे हैं बस उसी में रहना, मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ बीइंग प्रेजेंट। ज़िंदगी में कभी कभी सुकून छोटे रूटीन में होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं या जल्दी ख़त्म करने के सोच में जीने का रस निकल देते हैं। तो फ्लो कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में? ज़रूरी नहीं कि आप एक आर्टिस्ट या एक राइटर हों। फ्लो हर किसी के लिए है जो अपने काम में मन लगाना चाहता है। फ्लो को पाने के लिए 7 गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल, एक क्लियर गोल रखो। जब तक गोल धुंधला होगा फोकस नहीं बनेगा। सेकंड रूल, इंस्टेंट फीडबैक लो, पता चले कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। थर्ड स्टेप, चैलेंज और स्किल को बैलेंस हो, काम बोरिंग भी ना हो और इम्पॉसिबल भी ना लगे। चौथा रूल है, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फ़ोन बंद करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, सिर्फ काम से जुड़ो। पांचवा रूल, टाइम लिमिट मत सोचो, जब फ्लो आता है तो वक्त से आप ऊपर उठ जाते हो। छठवां रूल, काम से प्यार करो या उसमें मीनिंग ढूंढो, हर काम से कुछ बनाया जा सकता है, चाहे चाय बनाना हो या बिल्डिंग। और आखिरी और सातवां रूल है, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ करो, जितना ज़्यादा एक टास्किंग उतना गहरा फ्लो। तो फ्लो एक काम नहीं देता, एक फीलिंग देता है जिसमें आपको लगता है मैं किसी छोटी सी लहर नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी के समंदर का एक हिस्सा हूँ। और आखिर में फ़्लो का मतलब बस काम में बिज़ी होना नहीं है। फ़्लो का मतलब है काम के ज़रिए ज़िंदगी के साथ कनेक्शन बन जाए। जब आप हर काम में पूरी तरह से उतर जाते हो तो वो काम मेडिटेशन बन जाता है, और मेडिटेशन ज़िंदगी को लंबा नहीं गहरा बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में हो, चाहे वो टाइपिंग हो, कुकिंग हो या बस किसी से बात करना, तो पूरी तरह उसमें समा जाना। फ्लो वहीं होता है जहां आप काम नहीं करते, आप बस बह जाते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ लॉन्गविटी, यानी लंबी ज़िंदगी का उस्ताद। मास्टर्स ऑफ लॉन्गविटी का मतलब है वे लोग जो लंबी उम्र जीते हैं, और वे भी सिर्फ गिनती के साल नहीं बल्कि हर पल को जिंदा दिल से जीते हैं। ये चैप्टर हमें उन्हीं लोगों से मिलाता है जिनकी ज़िंदगी खुद में एक जवाब है उन सवाल का जो हम सबके अंदर होता है, कैसे जिया जाए। सोया हुआ एक गांव, सामने पहाड़, आसपास हरियाली और एक बुजुर्ग औरत जो अपनी चप्पलें खुद सी रही है। उम्र 104 साल। क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये ज़िंदगी को समझने का नतीजा है। ओकिनावा के ओगिमी नाम के गांव को कहते हैं विलेज ऑफ लॉन्गविटी, यानी लंबी उम्र का गांव। यहाँ हर घर में कोई ना कोई 90 या 100 साल के पार वाला बुजुर्ग मिलेगा, लेकिन उनका राज विटामिन्स, मेडिसिन्स या लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। उनका राज है सीधा, सच्चा और जुड़ाव भरा जीवन। यहाँ के लोग 90 साल की उम्र में भी रोजाना कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। कोई सब्जी उगा रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, तो कोई बच्चा संभाल रहा है। उनका रूल सिंपल है, काम करो जितना मन करे, कभी रुको मत। ओकिनावा के बुजुर्ग ने कहा, मैं सुबह उठकर पौधों से बात करता हूँ, मुझे लगता है मैं उनका दोस्त हूँ और वो मुझे जवान बनाए रखते हैं। क्या खूबसूरत सोच है। ज़िंदगी के लिए कोई बड़ा काम नहीं चाहिए, बस एक रिश्ता चाहिए ज़िंदगी से। ये लोग क्या खाते हैं? सब्जी, टोफू, स्वीट पोटैटो, स्वीट और ग्रीन टी। थोड़ा खाना लेकिन दिल से। और सबसे बड़ी बात, हरा हच्चीपू, यानी पेट 80% भरते ही खाना बंद। खाना को सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं, ना जल्दी ना लेजीनेस, बस ध्यान और शांति के साथ। और एक और इंटरेस्टिंग बात, वो खाना अकेले नहीं खाते, फैमिली, पड़ोसी, माओ ग्रुप सब के साथ मिलकर खाते। यहाँ खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, कनेक्शन होता है। ये बुजुर्ग लोग हर दिन एक रिदम में जीते हैं। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा स्ट्रेचिंग, हल्का फिजिकल काम, कुछ गुनगुनाना, और सबसे ज़रूरी किसी से बात करना। उनका मानना है अगर दिन में किसी से दिल से बात नहीं की तो वो दिन अधूरा रह जाता है। और हम सब लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस तरह जी रहे हैं? क्या हम हर दिन कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं? क्या हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं? लॉन्गविटी सिर्फ जिंदा रहने से नहीं आती, वो तब आती है जब हम दिल से जीते हैं। 100 साल का होना अचीवमेंट नहीं, एक आर्ट है। ओकिनावा का एक दादाजी जो 102 साल के हैं, उन्होंने कहा, मैं हर रोज़ थोड़ा चलता हूँ, थोड़ा हंसता हूँ, थोड़ा गाता हूँ, और बस इसी तरह उम्र कट गई। नो रिटायरमेंट, नो बोर्डम, जैसे ज़िंदगी का मज़ा हर दिन। और आखिर में
लंबी ज़िंदगी के ये उस्ताद ये नहीं सिखाते कि कैसे लंबा जिया जाए, बल्कि ये बताते हैं कि हर दिन को छोटा समझकर मत जियो। हर दिन एक कैनवस है और आपका मुस्कुराना उस पे एक रंग बनाता है। तो आप जब भी किसी बुज़ुर्ग को देखें जिसकी पीठ झुकी हो लेकिन चेहरा रोशन हो, तो समझ जाना आप एक ज़िंदा मसाल देख रहे हैं इकिगाई की। और अब अध्याय 6 है जो कि मुझे ये भी बहुत पसंद आया, जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनेरियंस, यानी 100 साल वाले लोगों से सीखे गए ज़िंदगी के पाठ। सेंटिनेरियंस मतलब होता है वो लोग जो 100 साल या उससे ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं सीनियर्स लोगों के अनमोल विचार और आदतों से मिलते हैं जो सच में बताते हैं कि ज़िंदगी को कैसे सुकून और सम्मान के साथ जिया जाता है। ज़रा सोचिए, आप 103 साल के हो चुके हैं लेकिन सुबह उठकर अब भी अपना काम खुद करते हो, पौधों को पानी देते हो और रोज़ एक नई बात बोलने की हिम्मत रखते हो। ये इमेजिनेशन नहीं, ये है ओगिमी ओकिनावा के गांव जहां ज़िंदगी 100 साल के बाद भी रुकती नहीं है। इस चैप्टर में ऑथर ने कई सेंटिनेरियन से बात की और हर किसी ने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा मंत्र दिया। सबसे पहले हैं 102 साल के ग्रैंडपा। उन्होंने कहते हैं कि मैं हर दिन मुस्कुराता हूँ इसलिए ज़िंदा हूँ। उनसे पूछा गया आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? वो हंस के बोले क्योंकि जब मैं रोता हूँ तो कुछ नहीं बदलता, पर जब मुस्कुराता हूँ तो सब हल्का लगता है। सिंपल पर दिल को छू जाने वाली बात। दूसरी हैं 104 साल की दादी। उन्होंने कहा मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। एक न्यूज़पेपर पढ़ना, एक छोटी रेसिपी ट्राई करना या एक बच्चे से नई बात सुनना उनके लिए हर दिन एक स्कूल की तरह है। उन्होंने कहा कि दिमाग को अगर चलाते रहो तो कभी ज़्यादा उम्र महसूस नहीं होता। तीसरे हैं 100 साल के अंकल। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए अपना काम हाथ से करो। वो अभी अपना स्वेटर खुद बुन लेते हैं। उनका मानना है जो काम खुद करो उसमें एक अलग ही सुकून होता है। उन्होंने एक लाइन बोली जो दिल में रह जाती है, जब तक काम कर सकते हो तब तक जवान हो। अगले व्यक्ति हैं हमारे 101 साल के ग्रैंडपा। उन्होंने कहा कॉफ़ी और कन्वर्सेशन दोनों ज़िंदगी को लंबा करते हैं। उनके दिन की शुरुआत एक गर्म कप और दो पुराने दोस्तों के साथ होती है। उन्होंने कहा अकेले रहने से उम्र नहीं बढ़ती, लोगों से मिलके जीने से बढ़ती है। ये लाइन ओकिनावा की पूरी फिलॉसफी को समझा देता है। इकिगाई का एक स्ट्रॉन्ग पिलर समझ और संबंध है। इनमें जितने भी लोगों से बात हुई सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो है रूटीन। किसी ने कहा मैं 6 बजे उठता हूँ, पहले पौधे से बात करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर सिलाई करता हूँ। और एक बुजुर्ग ने कहा कि मैं हर दिन 15 मिनट कुछ पुरानी यादें लिखता हूँ ताकि दिमाग तेज़ रहे। रूटीन उनके लिए जेल नहीं है, वो उनका एंकर है जो हर दिन को मीनिंग देता है। और जब इनसे पूछा गया कि क्या आप मौत से डरते हैं, उन्होंने बस एक सिंपल सा जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं हर दिन जी चुका हूँ, मरने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। ये लोग कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं, ना इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी के एक एक सेकंड में सब्र, सुकून और सही जीने का फॉर्मूला छिपा है। हर सेंटेनेरियंस का जीवन कह रहा है आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ही ज़िंदगी खुलेगी, आप जितना कनेक्टेड रहोगे उतनी ज़िंदगी गहरी होगी, और आप जितना सिंपल रहोगे उतनी ज़िंदगी हल्की और मीठी लगेगी। तो जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी भाग रही है तो या वक्त निकला जा रहा है, तो ज़रा रुककर उन लोगों के बारे में सोचिए जो 100 साल की उम्र में भी हर सुबह नए जज्बे के साथ उठते हैं। क्या हम भी ऐसा एक छोटा सा मंत्र अपने जीवन में नहीं ला सकते? बस वही मंत्र हो सकता है आपका इकिगाई। और अब आगे अगला अध्याय है चैप्टर 7 द इकिगाई डाइट, जिंदगी बदलने वाली थाली। इकिगाई डाइट का मतलब है ऐसी भोजन प्रणाली जो सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखे बल्कि अब मन को भी हल्का और उम्र भी लंबा बना दे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ओकिनावा के लोग क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं और कैसे उनकी खाने की आदत ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ा दवा बन जाती है। अक्सर हम सोचते हैं हेल्थी खाना मतलब बोरिंग खाना, लंबी उम्र चाहिए हो तो बस एक्सरसाइज और मेडिसिन चाहिए। लेकिन ओकिनावा के लोग एक सिंपल फिलॉसफी फॉलो करते हैं। खाना वो है जो शरीर को जोड़े न कि तोड़ दे, और वही है उनका इकिगाई डाइट। तो यहाँ पर उनका पहला प्रिंसिपल आता है नेचुरल और सीजनिंग खाना।
वहाँ के बुजुर्ग आज भी अपना खाना खुद उगाते हैं। सब्जियाँ, लीफ ग्रीन, स्वीट पोटैटो, सोयाबीन और सीवीड। उनका मानना है जितना ज़्यादा पैकेज्ड उतना कम प्राण, जितना ज़्यादा ज़मीन से निकला उतना ज़्यादा जिंदा। वो मार्केट के नए नए डाइट ट्रेंड्स नहीं फॉलो करते, वो बस सीज़न के हिसाब से खाते हैं और दिल से जुड़े रहते हैं। अब उनका दूसरा प्रिंसिपल है ग्रीन टी, हर्बल इन्फ्यूजन्स और पानी। वहाँ दिन की शुरुआत एक वार्म ग्रीन टी से होती है। कई जगह जैस्मिन टी, कई मगवट टी जो डाइजेशन सुधारती है और एगिंग स्लो करती है। ये लोग शुगर फील्ड कॉल्स और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहते हैं। उनके लिए पानी और हर्बल टी ही असली एनर्जी ड्रिंक है। उन्होंने एक सिंपल लाइन बोली, जो चीज़ बॉडी को क्लेम करे वही सही है। और अब बात सिर्फ खाने की नहीं है, खाने के तरीके का भी है। और यहीं पर आता है उनका तीसरा प्रिंसिपल, हारा हुच्ची बू, 80% भरो, 100% जिंदा रहो। ये रूल ओकिनावा के सबसे फेमस मंत्र है कि जब 80% पेट भर जाए तो रुक जाओ। उनके लिए खाना एक सेलिब्रेशन है, लेकिन कंट्रोल के साथ। ना ज़्यादा जल्दी खाना, ना ओवरलोड खाना। उनका मानना है पेट की भूख से पहले सोच समझ लेना, वरना शरीर को बोझ बन जाता है। अब उनका चौथा प्रिंसिपल है ज़्यादा प्लांट बेस्ड खाना, कम मीट। ओकिनावा डाइट में मीट बहुत कम होता है, सिर्फ कभी कभी। उनका थाली का 90% हिस्सा प्लांट बेस्ड फूड से भरा होता है। सोयाबीन, टोफू, सीवीड और सब्जियों में उनकी जान होती है। वो कहते हैं गाय और मुर्गा कभी कभी साथ देने चाहिए, पर रोज़ का मेहमान नहीं होने चाहिए। अब उनका पांचवा प्रिंसिपल है खाना सिर्फ शरीर को नहीं, मन का भी इलाज करे। उनका खाना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से नहीं रहता, उनका खाना खाकर सुकून महसूस करते हैं। वो हंसते हुए खाते हैं, परिवार के साथ खाते हैं और कभी कभी तो खाने से पहले प्रार्थना भी करते हैं। अरिगाटो यानी धन्यवाद कहकर खाना स्टार्ट करते हैं, ताकि खाने के साथ ग्रेटिट्यूड भी हो। और ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाला या ज़्यादा क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। उनका रूल है छोटी प्लेट, वैरायटी ज़्यादा और चीविंग स्लो। एक मील में 5 से 6 छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सब्जी, मिसो सूप, थोड़ा सा चावल, टोफू, पिकल्स और ग्रीन टी। हर चीज़ का मकसद होता है शरीर को साफ रखना और मन को हल्का। और सबसे गहरी बात यह है कि ओकिनावा डाइट एक और काम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करना। ज़्यादा तेल, शुगर और फ्राइड चीज़ें हमारे शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जो एगिंग और बीमारियों को रूट कॉज होती हैं। लेकिन ओकिनावा थाली एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और इसी वजह से वहाँ के लोग 90 से 100 साल तक भी कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट इशू से दूर रहते हैं। और आखिर में इकिगाई डाइट का असली पैगाम है कि ज़िंदगी को लंबा और हल्का बनाना हो तो पहले थाली को हल्का बनाना होगा। ओकिनावा के लोग हमेशा यही कहना चाहते हैं, खाना ज़मीन से लो, फैक्ट्री से नहीं। भूख से पहले मत भरो, टेस्ट से पहले तमीज लाओ और सबसे ज़रूरी हर निवाले में शुक्रिया महसूस करो। तो जब आप अपनी प्लेट बनाएं तो बस एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या ये खाना मुझे ज़िंदा बना रहा है या सिर्फ पेट भर रहा है? आपका जवाब आपका इकिगाई बन सकता है। और अब अगला अध्याय है अध्याय 8, जिसका नाम है जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। जेंटल मूवमेंट्स यानी हल्की, सरल और हिलचालें, और लॉन्गर लाइफ यानी लंबी उम्र। इसका मतलब है ज़्यादा एक्सरसाइज या बॉडी को तोड़ने वाला वर्कआउट नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे मूवमेंट्स ही आपको लंबा, स्वस्थ और संतुलित जीवन दे सकते हैं। आज के ज़माने में हेल्थ का मतलब बन गया है जिम जाना, हैवी वेट उठाना या फिर कैलोरीज बर्न एप्स चलाना। लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं ज़िंदगी एक मैराथन है, बॉडी को ट्रेडमिल पर दौड़ाना नहीं है। वो ढूंढते नहीं, वो बस चलते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उनका मानना है ज़िंदगी का असली फिटनेस प्लान है रोज़ थोड़ा चलना। ओकिनावा के लोग अपनी दिन की शुरुआत गार्डनिंग से करते हैं, ज़मीन में झुककर कुछ उगाना, पौधों को पानी देना, फिर बाजार तक साइकिल या पैदल चल के जाना। ये सब उनकी एक्सरसाइज नहीं, उनके जीने का स्टाइल है। उन्होंने कहा, मैं जिम नहीं जाता, लेकिन हर दिन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करता हूँ और इसी में मेरा शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। और वहाँ का दूसरा एक्सरसाइज है रेडियो ताओसो, एक पुरानी लेकिन अमर एक्सरसाइज। जापान के कई स्कूलों और गांव में सुबह सुबह एक प्रैक्टिस होती है जिसे रेडियो ताओसो यानी एक हल्का सा ग्रुप वर्कआउट जो रेडियो के साथ होता है।
इसमें स्ट्रेचिंग, हल्का झुकना, हाथ पैर हिलाना, सिर्फ 10 मिनट का ये मूवमेंट पर दिमाग पर दोनों को फ्रेश कर देते हैं। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जॉइंट्स एक्टिव रहते हैं और सबसे ज़रूरी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। और अब उनका तीसरा एक्सरसाइज है बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करना। ओकिनावा के लोग कहते हैं जो शरीर हिलाएगा वही मन थामेगा। उनका विश्वास है फिजिकल मूवमेंट से सिर्फ मसल्स नहीं, माइंड भी मजबूत होता है। एक बुजुर्ग ने कहा, मैं जब चलती हूँ तो लगता है जैसे दर्द पीछे छूट गया है। वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो टेंशन, उदासी और अकेलेपन का भी होता है, जो मूवमेंट के साथ धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो क्या आपको भी लंबी ज़िंदगी चाहिए? तो जवाब है रोज़ की हल्की हरकत। न ज़्यादा पसीना, न ज़्यादा दर्द, बस एक कमिटमेंट। मैं हर दिन थोड़ा चलूँगा, थोड़ा झुकूँगा और थोड़ा जीऊँगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है 3 मिनट रूल। ओकिनावा के लोगों को जब 5 मिनट फ्री मिलता है तो वो फ़ोन नहीं चलाते, वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। जैसे वो 3 मिनट रूल में 3 मिनट वॉक करना, या 3 मिनट स्ट्रेच करना, या 3 मिनट डीप ब्रीथिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें बॉडी को एक्टिव रखती हैं बिना स्ट्रेस दिए। और उनका अगला एक्सरसाइज है कि नेचर के साथ मूवमेंट का जोड़। उनका मूवमेंट कभी जिम के ग्लास वॉल के अंदर नहीं होता, वो ओपन स्काई के नीचे, पेड़ों के बीच, हवा और धूप के साथ होते हैं। किसी ने कहा, जब मेरा पैर मिट्टी पे चलता है तो मन भी ज़मीन से जुड़ा होता है। तो आखिर में धीरे चलने वाले भी लोग दूर तक जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है फिटनेस एक फैशन नहीं, एक फीलिंग है। वो फीलिंग जो हर दिन आपके शरीर के साथ कहती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तेरे साथ चलना चाहता हूँ, धक्का नहीं देना चाहता। तो अगली बार जब आप बिजी होकर लिफ्ट का बटन दबाओ या ऑफिस से थककर सीधा काउच पर गिरने का मन हो, तो सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना, ज़िंदगी को लंबा बनाना हो तो हर दिन कुछ पल उसके साथ हिलना ज़रूरी है। जेंटल मोमेंट्स, साइलेंस मेडिसिन्स और इकिगाई का एक और राज। और अब अगला और आखिरी चैप्टर है रेजिलियंस एंड वाबी साबी, यानी टूट कर भी मुस्कुराना और अधूरे में खूबसूरती पाना। रेजिलियंस का मतलब होता है गिरकर भी संभल जाना, दर्द के बाद भी खुद को उठाना। और वाबी साबी एक जापानीज फिलॉसफी है जो कहती है जो टूटा है, अधूरा है और पुराना है, वही सबसे सच्चा और सुंदर है। इस अध्याय में हम सीखेंगे ज़िंदगी के फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और उन्हीं में मीनिंग और शांति ढूंढना। आज के ज़माने में हर चीज़ परफेक्ट दिखनी चाहिए, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट लाइफ, लेकिन ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। आज जो लोग सच में ज़िंदा होते हैं वो होते हैं थोड़े टूटे हुए, थोड़े झुके हुए, मगर अंदर से चमकदार। ओकिनावा के बुजुर्ग भी ये कहते हैं ज़िंदगी एक बार नहीं, बार बार जिया जा सकता है, जब भी हम टूट कर फिर से खुद जोड़ लें। अब समझते हैं रेसिलियंस को। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी भी, लेकिन मैं हर सुबह फिर भी अपने पौधों को पानी देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं किसी और को जीवन दे सकता हूँ मैं जीवित हूँ। यही होता है रेसिलियंस, दर्द को रोकना नहीं, उससे गुजरना और फिर भी मुस्कुराना। और अब वाबी साबी। जापान में एक कला है किंतसुगी, जिसमें टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। उनकी दरार छिपाई नहीं जाती बल्कि उन्हें हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि वही उनकी कहानी होती है। वाबी साबी हमें ये सिखाता है अधूरेपन में भी एक पूर्णता होता है। आपका जख्म, आपके फ्लॉस, ये सब आपको खूबसूरत बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। और ओकिनावा के लोग कभी कंप्लेन नहीं करते, चाहे उम्र हो, दर्द हो या कमी हो। वो कहते हैं मैं ज़िंदा हूँ, वही काफ़ी है। और जब तक मैं किसी से बात कर सकता हूँ, कुछ देख सकता हूँ और कुछ महसूस कर सकता हूँ, मैं जी रहा हूँ। उनका इकिगाई सिर्फ खुशी में नहीं, कभी दर्द के पार भी होता है। ज़िंदगी के हर फेज़ में इकिगाई बदलता रहता है। जब जवान होते हैं तो सपने होते हैं, जब बुज़ुर्ग होते हैं तो यादें और शांतियाँ होती हैं, और हर समय में इकिगाई वही होता है जो हमें आगे चलने का रीज़न देता है। और अंत में जीने का असली हुनर। रेजिलियंस और वाबी साबी हमें सिखाते हैं ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। हर किसी की कहानी में दरार होते हैं, लेकिन उन्हीं दरारों से रोशनी भी तो अंदर आती है। तो जब कुछ टूट जाए, जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तो एक बात याद रखिए, आप काम के नहीं, कमियों के साथ भी बहुत खास हो। और हो सकता है आपका इकिगाई वही हो जो आपको अपने टूटे हुए टुकड़ों को प्यार से जोड़ने का हौसला दे।
ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, पर अगर हम फ्लॉस को एक कहानी बना सकें और दर्द को एक रंग, तो हम न सिर्फ लंबी ज़िंदगी जिएंगे बल्कि एक गहरी, असली और खूबसूरत ज़िंदगी। और अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं। ज़िंदगी का असली राज लंबे सांस लेने में नहीं, बल्कि हर सांस को एक वजह देने में छिपा है। इकिगाई कोई टेक्निक नहीं, ना ही कोई गोल या डेस्टिनेशन। ये एक नरमी भरा रिश्ता है, अपने काम से, अपने लोगों से और सबसे ज़्यादा खुद से। जब आप हर सुबह एक छोटी सी वजह से उठते हो, चाहे वो चाय बनाना हो या किसी को हंसाना, तभी आप ज़िंदगी सच में जीना शुरू करते हैं। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस पूरी तरह से ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, और वही है आपका इकिगाई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।